Yes, take out illustration number 14, page number 2.21.24. Take out illustration number 14, page number 21.24. ये क्या कह रहा है? Given below is the trial balance of Gopichand Brothers on 31st March 2020, you are required to prepare a trading account, profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. और साथ में आपको क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है. तो सबसे पहले अपन को इसका एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और एक बैलेंस शीट बनानी है. तो आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट पेज पे आप इसका बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट. फुल पेज का फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का. ऊपर आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जैसे यहाँ पे ईयर एंड कब हो रहा है? 31st March 2020. For the year ended 31st March 2020, particular amount, तो फर्स्ट पेज पे आपका क्या बनेगा? इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट. सेकंड पेज पे आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल पेज पे, और ऊपर लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. particular amount, थर्ड पेज पे आप बनाओगे बैलेंस शीट. थर्ड पेज पे आप क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट आप 10-12 लाइंस की बनाएंगे, नीचे की 4-5 लाइंस छोड़ के आप क्या बनाएंगे? थर्ड पेज पे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020. यहां पे आएगी आपकी लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, और फिर नीचे आप बनाएंगे वर्किंग नोट. जिसमें आप कैलकुलेट करेंगे क्या? क्लोजिंग कैपिटल. जिसके अंदर आप क्या कैलकुलेट करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल. तो सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट के नीचे 4-5 लाइंस का ये वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल. राइट. अब क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कीजिए. सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक है 45,000. तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे ऊपर. तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 45,000. फिर आपको परचेज दे रखी है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं सेकेंड आइटम परचेज अपन कहा लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में. रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न. तो उसको आप कहा लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में. तो रिटर्न इनवर्ड कितना है? 3,200. इस रिटर्न इनवर्ड का एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन और हो सकता है कि आप इधर क्रेडिट साइड में सेल्स लिखेंगे तो सेल्स में से भी लेस करके इसको आप शो कर सकते हैं. अदरवाइज बेटर तरीका यही है अकाउंटिंग के हिसाब से कि आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखें टू रिटर्न इनवर्ड 3,200.
फिर आपको दे रखा है कैरेज इनवर्ड। देखो दो टर्म्स होती है कैरेज इनवर्ड और एक होता है कैरेज आउटवर्ड। समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा एक जगह। कैरेज इनवर्ड क्या होता है कि जब अपन गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स को परचेज करते समय जो कैरेज हम पे करते हैं वो तो कैरेज इनवर्ड कहलाता है। और एट द टाइम ऑफ सेल्स हम जो कैरेज पे करते हैं वो हमारा कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? कैरेज आउटवर्ड, जो एट द टाइम ऑफ सेल्स हम पे करते हैं। तो आपको कैरेज इनवर्ड दे रखा है। कैरेज इनवर्ड का मतलब ये वो कैरेज है जो एट द टाइम ऑफ परचेज हमने पे करा है। तो ये जो कैरेज इनवर्ड का जो एक्सपेंस है ये प्रोडक्ट बनने से पहले इंकर्ड हुआ है। और ऐसे कोई भी एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट बनने से पहले इंकर्ड होते हैं वो सब हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड 2400। कैरेज आउटवर्ड क्या होता है? ये वो कैरेज है जो आपने एट द टाइम ऑफ सेल्स पे करा है। एट द टाइम ऑफ सेल आपने पे करा है। तो जो कैरेज आउटवर्ड है वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि ये खर्चा कब हो रहा है? प्रोडक्ट बनने के बाद। जब प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा उसके बाद ही तो वो सेल होगा। तो मतलब ये खर्चा प्रोडक्ट बनने के बाद हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको अपन शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू कैरेज आउटवर्ड 1500। फिर है ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर आपका असेट है। ऑफिस फर्नीचर आपका क्या है? असेट है। तो बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर हमारा क्या होता है? फिक्स्ड असेट होता है। ऑफिस फर्नीचर इज अ फिक्स्ड असेट। और जितने भी असेट्स होंगे उनको अपन कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स, डेटर हमारे करंट असेट्स होते हैं। तो जितने भी हमारे असेट्स हैं, सारे असेट्स चाहे फिक्स्ड हो चाहे करंट हो, सबको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। तो सन्ड्री डेटर्स आर आवर करंट असेट, तो इसको कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट की असेट साइड में। फिर है डॉक चार्जेस, डीओसी के डॉक चार्जेस। ये क्या होते हैं कि जब अपन अपना रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, वो परचेज करके वो रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? बाय शिप आ रहा है, शिप में आ रहा है। तो आपका जो पोर्ट होता है वहां पे आपको ये चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो पोर्ट पे जब हमारा रॉ मटेरियल बाय शिप आता है तो पोर्ट पे जो चार्जेस हम पे करते हैं उनको बोलते हैं डॉक चार्जेस। तो ये चार्जेस अपन ने कब पे करे? एट द टाइम ऑफ परचेजिंग रॉ मटेरियल। तो मतलब ये खर्चा भी प्रोडक्ट बनने के पहले इंकर्ड हो रहा है। इट मींस इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको अपन कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू डॉक चार्जेस 5000। टू डॉक चार्जेस 5000। सर सर कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में कैसा है वापस बता दो। कैरेज आउटवर्ड मैंने बताया कि वो कैरेज है जो आपने एट द टाइम ऑफ सेल्स आपने पे करा है। तो सेल करते समय जो कैरेज पे करते हैं वो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है। तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होते हैं वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो ये जो कैरेज आउटवर्ड है ये कब इंकर्ड हो रहा है? प्रोडक्ट बनने के बाद, क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा उसी के बाद वो सेल होगा। तो ये खर्चा प्रोडक्ट बनने के बाद इंकर्ड हो रहा है, मतलब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन ने शो करा है। और याद करो मैंने आपको लेजर पढ़ाया था, तो लेजर में आपको बताया था कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनके बैलेंसेस हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो कैरेज आउटवर्ड आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर है इलेक्ट्रिक पावर। अभी जो पावर ये सब वर्ड है ये सब जनरली फैक्ट्री में यूज होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक पावर है मतलब ये फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। इट इज ये क्या है? फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं अपन? ट्रेडिंग अकाउंट में।
अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की जगह अगर लाइटिंग वर्ड यूज होता तो फिर मैं इसको कंसीडर करता ऑफिस की लाइटिंग, कि ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो ऑफिस से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, फिर मैं इसको कहाँ पे लिखता P&L में। तो फिलहाल क्या ये इलेक्ट्रिक पावर है, तो ये पावर वगैरह जैसे वर्ड कहाँ यूज होते हैं, फैक्ट्री में, और फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ऑल आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। और अगर ये पावर की जगह लाइटिंग वर्ड यूज होता तो अपन क्या मानते हैं, ये किसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ऑफिस का, और ऑफिस से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इनडायरेक्ट होते हैं, तो फिर मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करता हूं। फिर है फ्यूल गैस एंड वाटर, तो ये फ्यूल गैस वगैरह सब कहाँ पे यूज होगा, फैक्ट्री में, तो ये खर्चा फैक्ट्री से रिलेटेड है, और फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ पे शो करते हैं अपन, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फ्यूल गैस एंड वाटर ये आपको दे रखा है कितना, फ्यूल गैस एंड वाटर 12,000। फिर आपका बैड डेब्ट्स, तो बैड डेब्ट्स आपका लॉस है, तो जितने भी लॉसेस होंगे, कोई सा भी लॉस हो, सारे लॉसेस को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे, जितने भी तरीके के लॉस होंगे सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होंगे। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कब होगा, प्रोडक्ट बनने के बाद, और प्रोडक्ट बनने के बाद जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, to advertisement it is an indirect expense, so it will be shown in debit side of profit and loss account। सैलरी, तो जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जो पेमेंट होता है वो वेजेस कहलाती है, तो वेजेस तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको जो हम पे करते हैं वो आपकी सैलरी कहलाती है। तो सैलरी किसका खर्चा है, ऑफिस का खर्चा है, और ऑफिस से रिलेटेड सारे खर्चे इनडायरेक्ट होते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा टू सैलरी 36,000। फिर एक कैश इन हैंड, कैश इन हैंड इज आवर करंट असेट, कैश इन हैंड हमारा क्या होता है, करंट असेट होता है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 8,100। फिर एक कैश एट बैंक, जो कैश एट बैंक है ये भी हमारा करंट असेट होता है, कैश एट बैंक इज अ करंट असेट, तो इसको भी अपन कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। मोटर व्हीकल ये हमारी फिक्स असेट है, मोटर व्हीकल इज आवर फिक्स असेट, और फिक्स असेट्स को अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में। मोटर व्हीकल इज अ फिक्स्ड असेट, और फिक्स असेट्स को कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। मोटर रिपेयर, तो रिपेयरिंग से रिलेटेड सारा खर्चा इनडायरेक्ट होता है, तो इसको आप कहाँ शो करेंगे, P&L में। जितने भी रिपेयर्स होंगी, रिपेयर इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो इसको आप कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना है, 3,000। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन है इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब कहाँ शो होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। उसके बाद है रेंट एंड इंश्योरेंस, इन केस ऑफ साइलेंस, इन केस ऑफ साइलेंस रेंट विल बी ट्रीटेड एज ऑफिस रेंट, इन केस ऑफ साइलेंस रेंट विल बी ट्रीटेड एज ऑफिस रेंट, तो ऑफिस से रिलेटेड जितना भी खर्चा होगा वो सब हमारा इनडायरेक्ट होगा, तो जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू रेंट एंड इंश्योरेंस, टू रेंट एंड इंश्योरेंस 24,500। फिर बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का ही दूसरा नाम है, तो बिजनेस प्रीमाइसेस आवर फिक्स्ड असेट, बिजनेस प्रीमाइसेस इज आवर फिक्स्ड असेट, तो जितने भी असेट्स होते हैं उन सबको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में, तो इसलिए इसको अपन बैलेंस शीट की असेट साइड में लिखेंगे बिजनेस प्रीमाइसेस 1,06,000। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब होता है ड्राइंग, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, ड्राइंग, तो इधर अभी अपन कैपिटल लिखेंगे जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है, और ड्राइंग्स को अपन क्या करेंगे,
इस कैपिटल में से लेस करके शो करेंगे। ड्राइंग्स को क्या करेंगे, कैपिटल में से लेस करके शो करेंगे। तो ये जो आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मतलब ड्राइंग, हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब घर के खर्चे, तो ये आपकी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई। तो जितनी भी ड्राइंग्स हैं उनको अपन कैपिटल में से लेस कर देंगे। कितना है, 33,000। अब इधर क्रेडिट साइड पे आ जाओ। सबसे पहले आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं। तो क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी। और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उसको अपन बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं। और लाइबिलिटीज आर शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, तो उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिटर्न आउटवर्ड। बाय रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 2500। इसका भी एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन हो सकता है कि जो आपने परचेज लिखी है आप इसको इधर डेबिट साइड में परचेज में से लेस करके भी शो कर सकते हैं। दोनों प्रेजेंटेशन सही होंगे, बट अकाउंटिंग वाइज देखें तो ये क्रेडिट साइड में आना चाहिए। सेल्स, सेल्स को अपन कहा लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स अकाउंट कितना है, 3,50,000। उसके बाद है कैपिटल, कैपिटल का लिखेंगे वर्किंग नोट में, इधर लिखेंगे कैपिटल। जो कैपिटल आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी है आप उसको एक बार कहा लिखेंगे वर्किंग नोट में, कितना है, 2 लाख। फिर है लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक इज अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन सबको अपन कहां शो करेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं और लाइबिलिटीज आर शोन इन लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इज अ इनडायरेक्ट इनकम। सेल के सिवा बाकी जितनी भी इनकम है ऑल आर इनडायरेक्ट इनकम्स। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं उन सबको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स आर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक लाइन छोड़ के लिखना है क्योंकि यहाँ पे सबसे ऊपर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो इसलिए एक लाइन छोड़ के मैंने लिखा है बाय डिस्काउंट रिसीव 2000। फिर है कमीशन। अभी कमीशन का क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब ये हमारी इनकम है क्योंकि इनकम के ही क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर ये कमीशन हमने पे करा होता तो ये डेबिट साइड में दे रखा होता ट्रायल बैलेंस के, मगर ये कहां दे रखा है, क्रेडिट साइड में। इट मींस इट इज कमीशन रिसीव्ड, इट इज आवर इनडायरेक्ट इनकम। और जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उनको अपन कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। समझ में आई बात। अगर ये कमीशन आपको डेबिट में दे रखा होता तो एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, मतलब ये कमीशन हमने पे करा होता तो उसको अपन शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। लेकिन ये कमीशन का दे रखा है क्रेडिट साइड में, और जो इनकम होती है उन्हीं के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। इसका मतलब हुआ है कि ये कमीशन हमें रिसीव हुआ है, इट इज आवर इनडायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट इनकम को कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अब ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 75,000 का, तो क्या बताया था, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी क्रेडिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 75,000। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तो एक तो वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा और दूसरा इसको क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 75,000। सर हम्म सर अभी लास्ट में आपने क्या बताया, ये क्लोजिंग स्टॉक कहाँ if पर closing stock is given outside the trial balance, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होगा तो एक तो उसको अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे और दूसरा उसको अपन बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे। if closing stock is given outside the trial balance then it will be credited in profit and loss, it will be credited in trading account, it will be credited in trading account and it will be shown in asset side of the balance sheet if it is given outside the trial balance. Now सारे एडजस्टमेंट्स कर लिए, अब इसका अपन बैलेंस निकालेंगे।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है। मतलब आपके इस ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। वो आपका क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर, तो आपका ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आ रहा है 2,29,900। ये क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करा तो ये आ रहा है 2,99,900। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या एंट्री होगी, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे सबसे ऊपर बाय ट्रेडिंग अकाउंट 2,99,900। ये जो बैलेंसिंग फिगर आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था उसको ही अपन ने यहाँ कहा लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसका भी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, यानी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज नोन एज नेट प्रॉफिट। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से ये डेबिट साइड का टोटल अपन माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,40,000। ये आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट एंड इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो अपन ये जो वर्किंग नोट अपन ने बनाया था, इस वर्किंग नोट में अपन ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। वर्किंग नोट में अपन ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। कितना था नेट प्रॉफिट हमारा, 1,40,000। 1,40,000। तो ये आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। ये आ जाएगी हमारी क्लोजिंग कैपिटल। इसको एडलेस करेंगे तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी कितनी, 3,07,000। क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी आपकी कितनी, 3,07,000। और इसको अपन बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ये जो अपन ने निकाली है 3,07,000। अब आप इसका टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट की असेट साइड का टोटल और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल दोनों इक्वल आएंगे। अब इसका टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 3,53,100 और ये भी क्या आ रहा है 3,53,100। तो इस तरीके से एंड ऑफ द ईयर में बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकालिए। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 15। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 15 from the following balances taken from Murli Manohar and Sons prepared trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and the balance sheet as on that date. Stock in hand was 56,000. Closing stock दे रखा है 31st मार्च का, कितना दे रखा है 56,000 का दे रखा है आपको, राइट। तो सबसे पहले वही क्या इसका ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनानी है। तो फर्स्ट पेज पे अपन फुल पेज का क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, और ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, 31st March 2019, particular amount, देन सेकंड पेज पे अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अपन यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस account for the year ended
for the year ended 31st March 2019. Particular amount, फिर अपन इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। तो अपन यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, liabilities amount, assets amount, और फिर ये क्या है हमारा वर्किंग नोट, जिसमें अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है स्टॉक एट कमेंसमेंट। स्टॉक एट कमेंसमेंट मतलब ओपनिंग स्टॉक। ये क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक है, और ओपनिंग स्टॉक को अपन कहा लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में सबसे ऊपर। टू ओपनिंग स्टॉक 15,320। फिर है परचेज एंड सेल। तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो डेबिट में है वो तो परचेज है, और जो क्रेडिट में है वो क्या है, सेल्स है। तो परचेज अपन कहा लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में सेकंड नंबर पे, टू परचेज 1 लाख। उसके बाद सेल्स आपको दे रखी है, तो सेल्स को अपन कहा लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, बाय सेल्स 1,20,000। फिर रिटर्न्स आपको दे रखा है डेबिट और क्रेडिट दोनों में है। तो आपको पता है जो सेल्स रिटर्न है उसका तो डेबिट बैलेंस होता है, और जो परचेज रिटर्न है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जो डेबिट में दे रखी है वो आपकी सेल्स रिटर्न है, तो उसको तो आप लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। और जो क्रेडिट में दे रखा है वो आपकी परचेज रिटर्न है। जो क्रेडिट में दे रखी है वो आपकी क्या है, परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए उसको लिखेंगे अपन ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में। फिर ड्रॉइंग इन कैपिटल है, तो अपन ने पढ़ा था कि जो कैपिटल है उसका तो क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्रॉइंग का डेबिट बैलेंस होता है। तो जो क्रेडिट में दे रखा है वो कैपिटल है, तो इसको अपन वर्किंग नोट में लिखेंगे 1,30,000। और जो डेबिट में है वो आपकी ड्रॉइंग्स हैं, तो ड्रॉइंग्स को अपन वर्किंग नोट में कैपिटल में से लेस करके शो करेंगे। लेस ड्रॉइंग, कितनी ड्रॉइंग्स हैं, 10,000 की। फिर है कार्टेज। कार्टेज क्या होता है, ये भी एक्सपेंस होता है जो अपन एट द टाइम ऑफ परचेज गुड्स को परचेज करते समय पे करते हैं। कार्टेज क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेंस which is paid at the time of purchasing of goods। ये भी एक तरह का खर्चा है जो गुड्स को परचेज करते समय पे किया जाता है। सो कार्टेज का खर्चा कब इनकर्ड हो रहा है, प्रोडक्ट बनने के पहले। गुड्स प्रोडक्ट बनने के पहले तो खरीदेंगे गुड्स, तो यानी खर्चा कब हुआ, प्रोडक्ट बनने के पहले। इट मींस इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको अपन क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू कार्टेज, कितना है कार्टेज आपका, 2,200। कार्टेज इज 2,200। ठीक है। उसके बाद कार्टेज के बाद फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग है। तो फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट होते हैं। फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब क्या होंगे, डायरेक्ट होंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो टू फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग, तो फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग आपको दे रखा है कितना, 6,600। फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा क्या होगा, फैक्ट्री से रिलेटेड सारा खर्चा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग। कितना है, 6,600। फिर है आपका वर्क एक्सपेंसेस।
तो वर्क एक्सपेंस मतलब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वर्क एक्सपेंसेस मींस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारा खर्चा क्या होगा, डायरेक्ट होगा, सो इट विल बी शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। वर्क एक्सपेंसेस कितने दे रखे हैं आपको, 15,200। फिर है रेंट रिसीव्ड, तो रेंट रिसीव, कोई भी सेल के सिवा कोई भी इनकम अगर रिसीव होती है तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम होती है, एंड इनडायरेक्ट इनकम इज शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव हुआ है, 7,300। उसके बाद एक कैश एट शॉप, तो कैश एट शॉप इज अ करंट असेट, कैश एट शॉप इज अ करंट असेट, एंड जितने भी असेट्स हैं उन सबको अपन क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट की असेट साइड में। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर, लिख लो भले वहां पे, अकाउंट रिसीवेबल मतलब डेटर्स, और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, करंट असेट्स होते हैं, तो उनके नाम आपको दे रखे हैं कपिल, कपिल से लेने हमको कितने, 8,000, जडेजा, जडेजा से अपन को लेने कितने, 5,000, जडेजा के बाद है यादव, यादव से हमें लेने कितने, 1,500। उसके बाद है अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स, अकाउंट्स पेबल मतलब क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटीज को अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो कौन कौन है हमारे क्रेडिटर्स, एक तो प्रभाकर है, प्रभाकर है कितना, 16,000 का, और कौन है, तेंदुलकर, तेंदुलकर है कितने का, 7,540। उसके बाद है हॉर्स एंड कैरेट मतलब घोड़ा गाड़ी, तो ये भी हमारी एसेट होती है, हॉर्स एंड कैरेट। कार्ड, हॉर्स एंड कार्ड, ये भी हमारे क्या होते हैं, असेट होते हैं, फिक्स असेट, तो इसको अपन क्या दिखाएंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, तो बिल रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, और असेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो जो डेबिट में है वो तो पीआर है, तो पीआर हमारा असेट होता है, करंट एसेट, इसलिए इसको दिखा दिया बैलेंस शीट की असेट साइड में। और बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लायबिलिटी, और लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, जो क्रेडिट में वो हमारा बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, और करंट लायबिलिटीज को अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। रेंट पेड, अभी आपको मैंने बताया था साइलेंस के केस में रेंट को अपन ऑफिस का रेंट ट्रीट करेंगे, और ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, तो इसलिए इसको कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। सर हॉर्स और कार्ट में क्या आपने किया था, हॉर्स एंड कैरेट इज आवर फिक्स असेट, तो इसलिए उसको अपन शो करेंगे बैलेंस शीट की असेट साइड में। हॉर्स एंड कैरेट आर आवर फिक्स असेट्स, तो इसलिए इसको अपन कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में, इसलिए इसको यहाँ पे शो करा है बैलेंस शीट की असेट साइड में। फिर है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, सारा जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, ऑल इंश्योरेंस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, all insurance are indirect expense, so it will be shown in debit side of profit and loss account। Life insurance premium, it is a personal expense of the owner, life insurance premium is a personal expense of the owner, मतलब ये आपकी क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गई, और जितनी भी ड्राइंग्स होंगी उनको कैपिटल में से लेस करके शो करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। अपन अज्यूम कर रहे हैं ये ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो ये ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो मतलब ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है, और पर्सनल एक्सपेंसेस है मतलब ये ड्राइंग्स हैं, तो जितनी भी ड्राइंग्स होंगी उनको कैपिटल में से लेस करके अपन शो करेंगे। फिर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट,
तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ करंट लायबिलिटी, और जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं, जितनी भी लायबिलिटीज हैं, उन सबको अपन कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बैंक इंटरेस्ट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सो इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है, 2400। Telephone expenses, this expense is related to office, telephone expense is related to office, so it is a indirect expense, so it will be shown in debit side of profit and loss account. Telephone expenses हमारा indirect expenses होते हैं, जो भी telephone expenses होंगे वो हमारे indirect expenses होंगे, तो indirect expense को कहाँ शो करते हैं, profit and loss account की debit side में। Advertisement expense, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का सारा खर्चा हमारा इनडायरेक्ट होता है, सो एडवर्टाइजमेंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरी एंड वेजेस, अभी किताबों में देखो एक बहुत अजीब सा कंसेप्ट दे रखा है, इसको याद ही रखना पड़ेगा, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि अगर सैलरी एंड वेजेस आ जाए तो उसको आप इनडायरेक्ट मान लो तो पीएनएल में लिख दो, और अगर वेजेस एंड सैलरी आ जाए, मतलब वेजेस पहले आ जाए और सैलरी ऐसे बाद में आए, तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो। लेकिन अगर अपन प्रैक्टिकली अगर सोचो जरा, हमको पता है कि हमारी फैक्ट्री में कौन काम करता है और हमारे ऑफिस में कौन काम करता है, तो जो अमाउंट मैं अपने फैक्ट्री में वर्कर्स को पे कर रहा हूँ वो वेजेस होगी, और जो मैं अपने ऑफिस में पे कर रहा हूँ एम्प्लॉयज को वो सैलरी होगी। तो प्रैक्टिकली दोनों में डिफरेंशिएट होता है, एक नहीं होता कि पता ही नहीं लगे ये क्या वेजेस है क्या सैलरी है। लेकिन हमारी किताबों में ये हो रखा है कि अगर सैलरी एंड वेजेस आ जाए तब तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस मान के पीएनएल में डेबिट कर दो, और अगर वेजेस एंड सैलरी आ जाए तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दो। इस चीज को आपको लर्न करना, याद रखना है। तो ये क्या दे रखा है, सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस है, तो क्योंकि सैलरी पहले है तो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसको अपन कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 32,240। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ये भी हमारी फिक्स एसेट होती है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज अवर फिक्स एसेट, और जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं उसको अपन कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो यहां शो करेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 81,000। उसके बाद है ऑडिट फी। ऑडिट फी क्या होती है, ऑडिट फी क्या होती है कि अपन ने जो बुक्स और अकाउंट्स मेंटेन करें उसको जब एक चार्टेड अकाउंटेंट से चेक करवाया जाता है तो उसके लिए जो उसको फीस दी जाती है वो ऑडिट फी कहलाती है। तो ये भी एक तरीके से ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है, और ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारे खर्चे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं। सो ऑडिट फी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ऑडिट फी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कहाँ डेबिट करेंगे, पीएनएल में। अब क्वेश्चन में सबसे ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे भी आपको कहाँ गिवन है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। और जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा होता है तो उसको एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, एक तो उसको अपन कहाँ क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कितना दे रखा है, 56,000, और दूसरा उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक 56,000। सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। अब इसका अपन बैलेंस करते हैं, तो आपके यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है वो आपका क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे आ रहा है ये 37,480, और इसको अपन कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस ग्रॉस प्रॉफिट को अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या एंट्री होती है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ये जो निकाला है आपने 37,480।
अब इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या हो रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कहलाता है, नेट लॉस। डेबिट बैलेंस ऑफ पी&एल क्या कहलाता है, नेट लॉस। तो बैलेंसिंग फिगर आपका नेट लॉस आ जाएगा कितना, 19,360। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट, इस लॉस को भी अपन कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल में। तो बाय कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर नेट लॉस, और जो नेट लॉस होगा उसको कैपिटल में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लेस करेंगे, नेट लॉस कितना आया था, 19,360। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये लेस करके आ रहा है 94,640। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। ये आपकी क्या कहलाएगी, क्लोजिंग कैपिटल। और इस क्लोजिंग कैपिटल को अपन कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल आपकी 94,640, 94,640। और ये आपका टैली हो जाएगी बैलेंस शीट। इसका टोटल आ रहा है 1,87,300 और इसका भी टोटल आ रहा है 1,87,300। समझ में आई बात?